नमस्कार मित्रों, आज का अपना टॉपिक है मर्दा। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि आपको जेट एग्जाम की तैयारी के लिए मुख्य रूप से 3 विषयों की जानकारी लेना अति आवश्यक है। पहला विषय था सस्य विज्ञान, दूसरा विषय था उद्यान विज्ञान और तीसरा विषय था पशुपालन। इसका प्रपोर्शन भी आपको बताया गया था कि जेट एग्जाम में लगभग 50% आपका पेपर सस्य विज्ञान के संदर्भ में आएगा। रिमेनिंग जो बचा हुआ पेपर है वो इन दोनों विषय में से आता है। सस्य विज्ञान सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसे इंग्लिश में बोला जाता है एग्रोनॉमी। देखिए दोस्तों, अपना देश कृषि प्रधान देश है, इसलिए अपने देश के बारे में, कृषि के बारे में ये कहा गया है कि बैकबोन ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर इज ए बैकबोन ऑफ इंडिया, यानी कृषि भारत की रीढ़ की हड्डी है। बैकबोन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। इसी प्रकार कृषि की अगर बैकबोन की बात करें तो वो है एग्रोनॉमी। बैकबोन ऑफ एग्रीकल्चर वो कौन सा विषय है? एग्रोनॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। इसी के अंतर्गत ये टॉपिक आता है मर्दा। कृषि को पढ़ने से पूर्व अपने को सोइल या मर्दा के बारे में जानकारी अति आवश्यक है, क्योंकि कृषि की सभी क्रियाएं मर्दा के ऊपर ही घटित होती है। इसलिए अपने को इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आज अपन दोस्तों बात करेंगे मर्दा क्या होती है, इसकी परिभाषा, मर्दा का निर्माण कैसे होता है, इसके निर्माण या मर्दा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसी के साथ मर्दा निर्माण के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं, इसके बाद आता है मर्दा की भौतिक गुण। भौतिक गुण, लेकिन दोस्तों आज के वीडियो के अंदर आपको यही बताया जाएगा कि मर्दा क्या है, मर्दा के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं, मर्दा निर्माण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इन्हीं के बारे में आपको मोस्टली बताया जाएगा। इससे अगले वीडियो में अपन बात करेंगे मर्दा परिचितिका की। लेकिन आज की वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। मर्दा क्या है, इसकी परिभाषा, इसके कारक और मर्दा निर्माण के मुख्य अवयव। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मर्दा होती क्या है। देखिए, ऐसा नहीं है कि अपन पृथ्वी के धरातल को ऊपर से जब गहराई तक अंदर जाते हैं तो वो संपूर्ण मर्दा कहलाती है, ऐसा नहीं। पृथ्वी सतह से 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई तक की जो भी परत होती है वो ही मर्दा कहलाती है। 10 से 15 सेंटीमीटर गहराई की परत, यानी धरातल से 10 से 15 सेंटीमीटर जो गहराई तक है उस परत को अपन मर्दा कहेंगे। और उससे नीचे मर्दा के 2 भाग होते हैं, एक है पृष्ठीय मर्दा और दूसरा है अधोपृष्ठीय मर्दा। देखिए मित्रों, ये गहराई के अनुसार 2 भाग है। पृष्ठीय मर्दा होती है मर्दा की ऊपरी सतह से
15 सेंटीमीटर गहराई की जो परत है उसे अपन बोलते हैं पृष्ठीय मर्दा। इस 10 से 15 के नीचे जो गहराई में अपन जाएंगे उसे अपन बोलते हैं अधोपृष्ठीय मर्दा। यानी यह है सरफेस सोइल, या इसको अन्य नाम अपन बोल सकते हैं फर्टाइल सोइल। जबकि दूसरी है सब सरफेस सोइल। तो ये तो हुआ कि मर्दा के दो भाग है, पृष्ठीय मर्दा और अधोपृष्ठीय मर्दा। ये मर्दा सतह से 10 से 15 सेंटीमीटर में पाए जाते हैं, उससे नीचे जो परत है वो अधोपृष्ठीय कहलाएगी। यही मर्दा फर्टाइल होती है और इसी मर्दा में सर्वाधिक पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं और पौधा भी इसी मर्दा के अंदर अपना विकास करता है, इसलिए इसको मर्दा फर्टाइल मर्दा बोला जाता है। अब अपन बात करते हैं कि मर्दा का निर्माण कैसे हुआ। मर्दा का निर्माण, जैसे ये कोई चट्टान है, चट्टान के टूटने से जो भी जैविक रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से अपघटन की क्रिया होती है, जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थ सम्मिलित होते हैं, उनके द्वारा जो उत्पाद बनता है वो मर्दा कहलाती है। जैसे ये चट्टान है, इस चट्टान का किसी भी जैविक या रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से इसका विघटन हो गया, इसमें उपस्थित जो भी खनिज पदार्थ है या कार्बनिक पदार्थ है, इन सब का भी जैविक रासायनिक या भौतिक शक्तियों के माध्यम से विघटन होता है। विघटन होने के फलस्वरूप जो उत्पाद बनता है वो उत्पाद कहलाता है मर्दा। और ये भूमि की ऊपरी परत होती है जो पौधों को उगने का एक माध्यम प्रदान करती है, जिसमें पौधे के विकास के लिए या वृद्धि के लिए सभी प्रकार के तत्व मौजूद रहते हैं। तो अपन अगर बात करें इसकी परिभाषा की या इसके बारे में कि ये शब्द क्या है और ये कौन सी भाषा से लिया है, तो सबसे पहले मर्दा एक लैटिन शब्द है। मर्दा कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन। और लैटिन भाषा के शब्द किससे बना है? सोलम से। मर्दा लैटिन भाषा के शब्द सोलम से लिया गया है। मर्दा एक प्राकृतिक पिंड होता है जो जैविक रासायनिक या भौतिक शक्तियों के माध्यम से किसी भी चट्टान के अपघटन के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है और जिसका मुख्य कार्य है पौधे को आधार प्रदान करना या पौधे के विकास के लिए एक आधार देना, जिसमें पौधे के विकास से संबंधित सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद रहते हैं, तो उसे बोला जाता है मर्दा। यह एक वैज्ञानिक है जिसकी बहुत सिंपल परिभाषा है। वैज्ञानिक का नाम है विटनी। इन्होंने कहा है मर्दा पोषक तत्वों की दानी कहलाती है। यानी सोइल के बिन ऑफ न्यूट्रिएंट। दानी का मतलब यहाँ होता है किसी प्रकार का एक पात्र जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। तो ये तो हुआ मर्दा क्या है। मर्दा कौन सी भाषा का शब्द है और कौन से शब्द से लिया गया है और मर्दा की परिभाषा क्या है।
परिभाषा दोबारा रिपीट कर रहे हैं। मृदा एक प्राकृतिक पिंड होता है जो चट्टानों के अपक्षय या उनके टूटने से खनिज पदार्थों या कार्बनिक पदार्थों के विघटन के फलस्वरूप जो उत्पाद या जो पदार्थ बनता है उसे मृदा अपन कहते हैं। मृदा गहराई में दो प्रकार से डिवाइड की गई है। एक है पृष्ठीय मृदा और दूसरी है अधोपृष्ठीय, सरफेस सॉइल और सब सरफेस। हमेशा पौधा विकास करता है सरफेस सॉइल में, जिसकी गहराई लगभग 10 सेंटीमीटर के आसपास होती है। अब अपन बात करें मृदा से संबंधित दो शाखाएं हैं और उन शाखाओं को आपको ध्यान रखना है। एक का नाम है पेडोलॉजी और दूसरा है एडेफोलॉजी। देखिए ये दोनों ही मृदा विज्ञान की शाखाएं हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इनका प्रश्न कई बार पूछा भी जाता है। पेडोलॉजी किसे कहा जाता है, एडेफोलॉजी किसे कहा जाता है। पेडोलॉजी का ध्यान रखना है मृदा निर्माण, उत्पत्ति इत्यादि से संबंधित अध्ययन जिस शाखा में अपन करें वो कहलाता है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी के अंतर्गत केवल और केवल मृदा के निर्माण, उसकी उत्पत्ति और केवल मृदा से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है, उसके निर्माण से, उसकी उत्पत्ति से संबंधित, वो पेडोलॉजी कहलाता है। एडाफोलॉजी देखिए इसमें शब्द आया है एडाफोलॉजी। एड का मतलब होता है जुड़ना। आपको पता है दोनों ही मृदा की शाखाएं हैं मृदा विज्ञान की। एक में इस दोनों में ही मृदा का अध्ययन किया जाएगा। ऊपर वाले में सिर्फ आपको मृदा के बारे में बताया, इसमें कोई ना कोई चीज मृदा के साथ ऐड हुआ है, इसलिए ये एडाफोलॉजी कहलाएगी। तो इसमें आएगा फसल प्लस मृदा का संबंध। फसल हो सकती है या पौधा हो सकता है। पौधा या फसल का मृदा के साथ संबंध का जो अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है एडाफोलॉजी। तो ये थी मृदा की दो प्रमुख शाखाएं, पेडोलॉजी और एडाफोलॉजी। ध्यान रखना है पेडोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा का है और ये शब्द दिया था वीवी डोकुची। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि मृदा विज्ञान के पिता भी इसी को कहा जाता है, वीवी डोकुची। और पेडोलॉजी शब्द भी इन्होंने ही दिया था और पेडोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। तो ये हुई मृदा की दो शाखाएं। अब अपन बात करेंगे मृदा के अवयव। मृदा के अवयव देखिए साथियों, मृदा का निर्माण या मृदा के संगठनात्मक अवयव 4 होते हैं और चारों कौन कौन से हैं इनका आपका नाम याद रखना है, उनकी परसेंट याद रखनी है कि कौन सा कितना परसेंट मृदा में पाया जाता है। पहला अवयव बात करें वो है खनिज पदार्थ। दूसरा अवयव है कार्बनिक पदार्थ। तीसरा अवयव है जल
चौथा अवयव है तो मर्दा का संगठनात्मक या मर्दा निर्माण के कौन से अवयव है? तो 4 अवयव है, खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, जल और वायु। कौन सा कितना परसेंट मर्दा में पाया जाता है? वो परसेंट आते ही यह शब्द चेंज हो जाएगा, मर्दा का आयतनात्मक संगठन। मर्दा का आयतनात्मक संगठन या मर्दा के अवयव। अगर मर्दा के अवयवों का नाम पूछा जाए तब तो ये 4 अवयव है, और आयतनात्मक संगठन पूछा जाए तो 4 अवयव का नाम और इनके साथ में इनकी परसेंट। तो मर्दा निर्माण में पहला अवयव खनिज पदार्थ जिसकी मात्रा होती है 45%। दूसरा अवयव है कार्बनिक पदार्थ जिसकी मात्रा होती है 5%। इससे अगला तीसरा है जल, ये पाया जाता है 25%, और वायु ये पाई जाती है 25%। तो इस प्रकार से मर्दा के अवयवों में 4 अवयव है, खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, जल और वायु। खनिज पदार्थ 45%, कार्बनिक पदार्थ 5%, जल 25% और वायु 25%। अब मर्दा के अवयवों को 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग है ठोस रूप और दूसरा है रिक्त या खाली। इन चारों में से 2 अवयव ऐसे हैं जो ठोस रूप में पाए जाते हैं और 2 अवयव ऐसे हैं जो मर्दा के रिक्त स्थानों में पाए जाते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि मर्दा के चारों में से ऐसे कौन से 2 अवयव है जो रिक्त स्थानों में पाए जाते हैं और कौन से 2 अवयव है जो ठोस रूप में पाए जाते हैं। तो ठोस रूप में चारों अवयवों में से 2 अवयव है जिनका नाम है खनिज पदार्थ और दूसरा है कार्बनिक पदार्थ या जीवांश पदार्थ एक ही बात है। तो मर्दा अवयवों के ये 2 अवयव मर्दा में ठोस रूप में पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। बाकी के जो 2 अवयव बचे हैं जल और वायु, ये हमेशा मर्दा में रिक्त स्थान में पाए जाते हैं और मर्दा में रिक्त स्थान को ही क्या बोला जाता है? रंध्रावकाश। देखिए दोस्तों, रंध्रावकाश या पोरोसिटी, इसकी परिभाषा क्या होगी? मर्दा आयतन के ठोस भाग को छोड़कर, मर्दा आयतन के ठोस भाग को छोड़कर जो रिक्त स्थान होता है उसे अपन रंध्रावकाश कहते हैं। और मर्दा के रंध्रावकाशों के अंतर्गत जल और वायु ये दोनों मर्दा के अवयव पाए जाते हैं। अब यहां से दोस्तों आपको पता लगाना है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि रंध्रावकाश, एक उपयुक्त मर्दा का रंध्रावकाश कितना परसेंट होना चाहिए? तो यहां से आप अनुमान लगा सकते हो कि एक मर्दा का रंध्रावकाश कितना परसेंट होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि मर्दा निर्माण में 4 अवयव भाग लेते हैं, खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, जल और वायु। ये दोनों तो ठोस रूप में पाए जाते हैं और ये दोनों रिक्त स्थान में पाए जाते हैं। और मर्दा में उपस्थित रिक्त स्थान क्या कहलाता है? रंध्रावकाश। तो इन दोनों का भाग देखिए, जल कितना है? 25 और वायु भी कितनी है? 25, दोनों मिलाकर कितना हो गया? 50। तो एक उपयुक्त मर्दा का रंध्रावकाश परसेंट कितना होगा? 50। ये 50 होगा तभी ये दोनों अवयव उसमें समाहित रहेंगे। तो इस प्रकार से आपको ये भी ध्यान रखना है कि मर्दा का रंध्रावकाश क्या होता है? मर्दा के ठोस आयतन को छोड़ के जो रिक्त स्थान रहता है
उसे मर्दा रंध्रावकाश कहते हैं। मर्दा रंध्रावकाशों में जल और वायु उपस्थित होता है और एक उपयुक्त मर्दा का रंध्रावकाश लगभग 50% होना चाहिए। तो ये था मर्दा के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं और उनका आयतनात्मक संगठन क्या है। तो ये मर्दा से संबंधित था कि मर्दा किसे कहते हैं और मर्दा के कौन कौन से अवयव होते हैं। आगे अपन बात करेंगे मर्दा निर्माण के कारक। मर्दा निर्माण के कारक, देखिए दोस्तों, मर्दा निर्माण के प्रक्रम भी इसमें आते हैं, लेकिन ये आपके रसायन विज्ञान का एक बड़ी यूनिट है जिसमें आपको पढ़ाए जाएंगे कोलाइड क्या होता है, मर्दा कोलाइड, और उसी में आएगा आपके मर्दा निर्माण कैसे होता है, मर्दा निर्माण के प्रक्रम कौन कौन से हैं, जिसमें ह्यूमिफिकेशन आता है। ह्यूमिफिकेशन एक प्रक्रिया है मर्दा निर्माण की जिसके माध्यम से भूमस का निर्माण होता है। उसी में मर्दा निर्माण के प्रक्रमों में दूसरी प्रक्रिया आएगी लवणीकरण, इससे अगली आएगी क्षारीकरण, इससे अगली आएगी लेटराइजेशन। तो ये एक अलग से टॉपिक है जिसको अपन बात करेंगे सॉइल केमिस्ट्री के अंदर। यहाँ आपको बता रहे हैं, पहला है कि मर्दा क्या होती है, मर्दा कौन सी भाषा का शब्द है, किस शब्द से लिया गया है, मर्दा की कौन कौन सी मुख्य शाखाएं हैं, किस शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है, और मर्दा के निर्माण के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं। 4 अवयव आपको बता दिए गए हैं, जल, वायु, कार्बनिक पदार्थ और खनिज पदार्थ। चारों का पोर्शन आपको बताया गया है कि कौन सा कितना कितना % पाया जाता है। और रंध्रावकाश की परिभाषा आपको बताई गई है कि मर्दा के ठोस आयतन को छोड़ के जो रिक्त स्थान होगा उसे रंध्रावकाश कहा जाएगा। मर्दा रंध्रावकाश में मर्दा के जो अवयव है जल और वायु, वो दोनों अवयव पाए जाते हैं। इस कारण से उपयुक्त मर्दा का रंध्रावकाश 50% होना चाहिए। अब अपन बात करेंगे मर्दा निर्माण के कारक। मर्दा निर्माण के कारकों में इन कारकों को 2 भागों में बांटा गया है। एक है सक्रिय कारक और दूसरा है निष्क्रिय कारक। पहला है सक्रिय कारक यानी एक्टिव फैक्टर और पैसिव फैक्टर। इसमें से कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि मर्दा निर्माण में से जो कारक है उनमें से कौन सा कारक एक्टिव है और कौन सा कारक पैसिव है। मुख्य रूप से सक्रिय कारकों के बारे में ही पूछा जाता है और इसमें आपको 2 चीज ध्यान रखनी है। एक होता है जलवायु और दूसरा होता है जैवमंडल। ये मर्दा निर्माण के 2 ऐसे कारक है जिनको अपन एक्टिव कारक के नाम से जाने जाते हैं, जलवायु और जैवमंडल। इसके अलावा कुछ कारक है जो निष्क्रिय में आएंगे, जैसे स्थलाकृति, पीएच, मर्दा आयु। ये कुछ कारक है पैतृक पदार्थ, जो निष्क्रिय कारकों के अंतर्गत आते हैं। एक्टिव कारकों में कौन कौन से आएंगे, जलवायु और जैवमंडल। जैसे ध्यान रखना है इनमें जे का कोई भी नहीं है, आपको जे के नाम से ध्यान रखना है। जलवायु और जैवमंडल दोनों मर्दा निर्माण के कौन से कारक है, एक्टिव कारक। इंग्लिश बोलते हैं एक्टिव और इसे बोलते हैं पैसिव। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मर्दा निर्माण के कौन कौन से कारक है। 2 भागों में है, एक्टिव का फैक्टर और पैसिव फैक्टर। एक्टिव फैक्टर कौन से हैं, जलवायु और जैवमंडल, और पैसिव फैक्टर कौन से हैं, स्थलाकृति पैतृक पदार्थ।
पीएच और मृदा। तो ये था मृदा निर्माण के कौन कौन से कारक है जिनके बारे में, इनकी डिटेल से आपको अंतिम में यहाँ पे हम आपको ये पूर्व में आपको बताया गया था कि सोल क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, जो आप यहाँ से नोट कर लें। मृदा एक परिवर्तनशील प्राकृतिक पिंड है जो कार्बनिक पदार्थ, खनिज पदार्थ एवं सूक्ष्म जीवों के संगठन से बनी है एवं पौधों को उगने के लिए आधार प्रदान करती है, जो पूर्व में आपको बताया गया था। इसकी दो शाखाएं हैं, पेडोलॉजी और पेडोकोलॉजी। ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ये शब्द विनिडोक्स ने दिया था और इसमें केवल मृदा के उद्भव या उत्पत्ति, वर्गीकरण तथा वर्णन का अध्ययन किया जाता है, वो क्या है, पेडोलॉजी। और जिसमें मृदा के विभिन्न गुणों का अध्ययन पौधों के साथ किया जाता है, उसके संबंध में वो शाखा है पेडोलॉजी। अगला पॉइंट आपको बताया गया है मृदा निर्माण एवं इसके प्रमुख कारक। मृदा निर्माण रासायनिक, जैविक, भौतिक कारकों द्वारा चट्टानों एवं खनिजों के विघटन से होता है मृदा का निर्माण, और ये एक धीमी प्रक्रिया है। 1 इंच मृदा का निर्माण लगभग 800 से 1000 वर्ष में पूरा होता है। मृदा निर्माण के प्रमुख कारक आपको पूर्व में बताया गया था कि 2 कारक है, सक्रिय और निष्क्रिय कारक। आपको मोस्ट ध्यान रखना है कि कौन से कारक सक्रिय में आते हैं और कौन से कारक निष्क्रिय में आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान आपको जलवायु का रखना है। जलवायु और जैवमंडल ये 2 कारक है जो मृदा के सक्रिय कारक है। बाकी पैतृक पदार्थ, स्थलाकृति, समय या मृदा की आयु, ये सभी कारक मृदा के निष्क्रिय या अक्रिय कारकों के अंतर्गत आते हैं। पीछे टॉपिक आपको बताया गया था मृदा का संगठन या आयतनात्मक संगठन। इसमें 4 अवयव आपको बताए गए थे, खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, जल और अगला है वायु। पीछे आपको गोले में बताया गया था, इसको हमने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में बता दिया गया है। ठोस भाग और रंध्र यानी रिक्त भाग, दोनों के बारे में पूर्व बताया गया था कि मृदा के ठोस आयतन को छोड़ के जो रिक्त स्थान होता है उसे रंध्रावकाश कहते हैं। और रंध्रावकाशों में मृदा के कौन से अवयव पाए जाते हैं, जल और वायु। तो रंध्र वाले भाग में जल और वायु, ठोस वाले भाग में खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। ये चारों मृदा के संगठनात्मक अवयव है। खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, जल और वायु चारों के परिचय है। खनिज पदार्थ मिट्टी में 2 प्रकार से होते हैं, प्राथमिक खनिज पदार्थ और द्वितीय खनिज पदार्थ। प्राथमिक खनिज पदार्थों की मात्रा सर्वाधिक बालू मृदा में पाई जाती है, जबकि द्वितीय खनिज पदार्थों की मात्रा सर्वाधिक कले मृदा में पाई जाती है। ऐसे कौन कौन से प्राथमिक खनिज पदार्थ है जिनके आपको उदाहरण याद रखने, फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज, माइका, अभ्रक, माइका या अभ्रक। ये सभी जो खनिज पदार्थ है वो प्राथमिक में आते हैं, जबकि द्वितीय खनिज पदार्थ में आता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसे गिब्साइट बोलते हैं, फेरस ऑक्साइड या हेमेटाइट, जिप्सम या डोलोमाइट, सिलिकेट, कले मिनरल जिसमें केओलिनाइट, मोलिनाइट और वर्मिकुलाइट, ये सभी आते हैं द्वितीय खनिज पदार्थों के अंतर्गत। इसमें प्राथमिक को आपको ध्यान रखना है, माइका या अभ्रक, ये दोनों का आपको उदाहरण दिया गया है। काली अभ्रक बायोटाइट है और सफेद अभ्रक मस्कोबाइट है। तो ये था मृदा का संगठनात्मक ढांचा, जिसमें मृदा को 2 भागों में बांटा गया है, ठोस भाग और रंध्र भाग। दोनों भाग मिट्टी में पाए जाते हैं। ठोस वाले भाग को किससे बना हुआ होता है, खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ से, जबकि रिक्त वाले भाग में कौन कौन से मृदा के अवयव पाए जाते हैं, जल और वायु, चारों की परसेंट है। खनिज पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक खनिज पदार्थ और द्वितीय खनिज पदार्थ। कौन सी मृदाओं में प्राथमिक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, कौन सी मृदाओं में द्वितीय खनिज पदार्थ की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो प्राथमिक में बालू मृदाओं में प्राथमिक ज्यादा पाया जाता है, जबकि कले मृदाओं में द्वितीय खनिज पदार्थ ज्यादा पाए जाते हैं। दोनों के उदाहरण आपको ध्यान रखना। जैसे पीछे मृदा अवयवों में आपको बताया गया था कि प्राथमिक और द्वितीय खनिज पदार्थ,
तो द्वितीय खनिज पदार्थ के अंतर्गत एक पोर्शन आया था सिलिकेट क्ले मिनरल, जिसमें आपको उदाहरण दिखाए गए थे केवलाइट, मोनोमोलाइट और वर्मिकुलाइट। इनकी कुछ विशेषताएं जिनके प्रश्न भी काफी बार पूछे जाते हैं कि केवलाइट किस प्रवृत्ति का है, मोनोमोलाइट किस प्रवृत्ति का है और वर्मिकुलाइट कौन सी प्रवृत्ति का खनिज पदार्थ है। ये तीनों ही आते हैं सिलिकेट क्ले मिनरल के अंतर्गत, और सिलिकेट क्ले मिनरल आता है द्वितीय खनिज पदार्थों के अंतर्गत। और द्वितीय खनिज पदार्थ पार्ट किसका है, मृदा के अवयव है, जो खनिज पदार्थ 45% है, उसका भाग है ये द्वितीय खनिज पदार्थ। तो पहला था केवलाइट, इसकी प्रकृति अविस्तारित यानी नॉन एक्सपेंडिंग टाइप होती है, और ये 1:1 टाइप की होती है। यह सर्वाधिक फास्फोरस का स्थिरीकरण करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। विस्तारित यानी फैलना, अविस्तारित यानी न फैलना या सिकुड़ना। तो अविस्तारित प्रकृति का होता है कौन, केवलाइट, और 1:1 टाइप की इसकी संरचना होती है, और फास्फोरस का सर्वाधिक स्थिरीकरण करता है केवलाइट। दूसरा है मोनोमोलाइट, इसकी प्रवृत्ति विस्तारित होती है यानी ये फैलता है धीरे धीरे, और 2:1 टाइप की इसकी संरचना होती है, और ये काले मृदाओं में सर्वाधिक पाया जाता है। इसी कारण आप देखते होंगे कि काली मृदाएं बारिश होने के बाद जब सूखती है तो वो फटना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो सिकुड़ती है। तो ये प्रवृत्ति मोनोमोलाइट के अंतर्गत पाई जाती है। अगला है वर्मिकुलाइट, इसकी प्रवृत्ति सीमित विस्तारित है यानी ये कम फैलता है, और 2:1 टाइप की ये होती है। तो ये प्रमुख जो सिलिकेट क्ले के अंतर्गत प्रमुख उदाहरण थे, जिनके बारे में मुख्य जानकारी आपको बताई। तो ये चल रहा था अपना अगला टॉपिक सिलिकेट क्ले मिनरल्स के बारे में। तो इसी संदर्भ में एक छोटा सा कंट्रोल था, मृदा में CEC यानी धनात्मक आयन विनिमय क्षमता, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी का क्रम, यानी कौन से सिलिकेट क्ले में कितनी CEC पाई जाती है। तो सर्वाधिक अगर CEC की बात करें तो ह्यूमस में होती है मोर देन 200, उसके बाद वर्मिकुलाइट की है, उसके बाद मोनोमोलाइट की है, उसके बाद केवलाइट की है। तो ये क्रम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार इनमें से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से द्वितीय खनिज पदार्थ की सर्वाधिक CEC पाई जाती है। तो इसमें ह्यूमस की सर्वाधिक है। इससे आगे 2 पॉइंट लिखे हुए हैं कि पृथ्वी की सतह पे सबसे अधिक फेल्डस्पार, जबकि मृदा में सबसे अधिक क्वार्ट्ज खनिज पदार्थ पाया जाता है। मृदा में सबसे अधिक क्वार्ट्ज पाया जाता है, जबकि पृथ्वी की सतह के ऊपर फेल्डस्पार होता है। क्वार्ट्ज का सबसे कम व डोलोमाइट का सबसे अधिक विघटन होता है। तो ये था खनिज पदार्थों के बारे में, द्वितीय खनिज पदार्थों के बारे में कुछ जानकारी। तो ये तो आपके 2 चीजों के बारे में बताया गया, कार्बनिक पदार्थ और खनिज पदार्थ। इससे अगले वाले वीडियो में अपन बात करेंगे मृदा जल और मृदा वायु, कि मृदा के अंदर वायु कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, कितने कितने अनुपात में पाई जाती है, और मृदा के अंदर कौन कौन सा जल पाया जाता है, कौन सा जल पौधों के लिए आवश्यक है। तो आज का टॉपिक ये यहीं तक सीमित है। धन्यवाद। जय हिंद, जय